हेलो स्टूडेंट, आप सभी का फ्रेश नीट क्लासेस में स्वागत है। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो लेक्चर क्लास 12th पर रहेगा। जो टॉपिक है वो है युग्मक संलयन कहाँ संपन्न होता है, वेयर डज सिनगेमी ऑकर। ये हमारा टॉपिक रहेगा। तो हम इस टॉपिक पर चर्चा शुरू करने से पहले कुछ मैं क्वेश्चन करूंगा रोज की भांति। उन क्वेश्चनों के आंसर आप लोगों को बताना है। ठीक है, चलो। तो ये आपको दो क्वेश्चन बताने हैं, मतलब अनिश्चित जनन करने वाली तीन प्राणियों के नाम बताने हैं और अनिश्चित जनन में कौन सा युग्मक यानी गैमीट भाग नहीं लेता है ये बताना है आपको। ठीक है, चलो। तो आज अपना टॉपिक शुरू करते हैं, युग्मक संलयन कहां संपन्न होता है। ठीक है, जो टॉपिक है हमारा युग्मक संलयन। देखो, पहली बात तो आती है युग्मक संलयन का मतलब क्या है। हम लोग पिछले वीडियो में समझ चुके हैं, मतलब युग्मकों का मिलना। अब क्वेश्चंस ने पूछा है कहां संपन्न होता है, संपन्न कहां होता है। तो इससे पहले हमको यह पता होना चाहिए कि जीव किस प्रकार का है। बिल्कुल बात ठीक है, हमको यह पता होना चाहिए कि जीव किस प्रकार का है। वो जीव जनन जो करता है, रिप्रोडक्शन की जो उसकी प्रोसेस है वो किस प्रकार की है, किस प्रकार की जनन प्रक्रिया है। यदि वो जनन के लिए जल का सहयोग दे रहा है तो युग्मक संलयन कहां होगा, ये पढ़ने को मिलेगा। यदि वो जनन के लिए जल का सहयोग नहीं ले रहा है या अन्य किसी माध्यम का सहयोग नहीं ले रहा है तो उसका जन्म कहां होगा, ये पढ़ने को मिलेगा। तो अब हम एनसीईआरटी के टॉपिक पर चर्चा शुरू करते हैं। ठीक है, चलो। चलिए देखो क्या लिखा इसमें, जली जीवों में, बड़े ध्यान से यहाँ पर, जीव कैसा है, जली जीव है। अब जली जीव जैसे आपका शैवाल हो सकता है, मछली हो सकती है ना। जली जीव शैवाल हो सकता है, मछली हो सकती है। तो इसमें क्या होता है, युग्मक संलयन जल में होता है। कहां होता है, जल में होता है। अब बताओ, बड़े ध्यान से समझना, जब जलीय जीवों में युग्मक संलयन जल में हो रहा है तो बताओ जो मादा होगी उसके शरीर के बाहर हो रहा है कि अंदर हो रहा है। अरे भाई सीधी सी बात है, युग्मक संलयन जब जल में हो रहा है तो मादा के शरीर के बाहर हो रहा है, और जब मादा के शरीर के बाहर युग्मक संलयन होता है तब इस परिघटना को बाहर निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, बाहर निषेचन कहते हैं, है ना। तो वही लिखा है, क्या है, युग्मक संलयन शरीर के बाहर, किसके, मादा के शरीर के बाहर, मादा के शरीर के बाहर जल में होता है। इस प्रकार के निषेचन को या युग्मक संलयन की घटना को बाहर निषेचन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब एक क्वेश्चन और आया कि सर ठीक है जलीय जीव हो गया, अब जो जीव जल में भी रहता है और थल में भी रहता है, जैसे मेढक हुआ आपका, मेढक जमीन पर भी देखने को मिल जाएगा और जल में भी देखने को मिल जाएगा, तो इसका निषेचन कैसा होगा। बिल्कुल बात ठीक है, जो जीव जल और थल दोनों में रहते हैं उनको उभयचर कहते हैं। क्या कहते हैं, उभयचर कहते हैं, और उनका निषेचन जल के माध्यम से होता है। और जब जल के माध्यम से निषेचन होगा तो उसे क्या कहेंगे, अरे जल के माध्यम से हो रहा है, मादा के शरीर के बाहर हो रहा है तो उसे हम बाहर निषेचन उसे भी कहेंगे। चलो नोट कर देते हैं यहाँ पे। ये देखो मैंने नोट कर दिया। ठीक है, मतलब यदि यदि उभयचर प्राणी है, कैसा प्राणी है, उभयचर, यानी वो जल में भी रहता है और थल में भी रहता है, तो उसका जो युग्मक संलयन होगा वो जल के ही माध्यम से होगा।
देखो एक चीज नोट करो, जो उभयचर प्राणी होते हैं वो वास्तव में रहते तो थल पर ही है, किंतु जनन के लिए ही जल में जाते हैं। जब वो जनन करते हैं तभी वो जल में जाते हैं, इसलिए उनको उभयचर कहा गया। तो क्या लिखा है, उभयचर प्राणियों में युग्मक संलयन शरीर के बाहर अर्थात जल में होता है। तो ये घटना भी बाहर निषेचन होगी कि नहीं होगी, मादा के शरीर के बाहर हो रहा है। ठीक है, चलो आगे देखते क्या है। ये देखो, ये एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो जलीय प्राणी शैवाल और मछली हैं, इनका भी जनन जल में होगा, मादा के शरीर के बाहर होगा, बाहर निषेचन। उभयचर प्राणी याद रखना, यहाँ पर ये एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, गलती नहीं करना। बॉनी फिश ये उभयचर में आएगा ना, तो फिश समझ के इसमें शामिल कर दो। ठीक है, बॉनी फिश किस में आएगा, उभयचर में आएगा। तो बॉनी फिश और मेढक उभयचर प्राणी हैं, ये उभयचर हैं, ये भी जनन जल में ही करेंगे, किंतु ये स्थल और जल दोनों में रहते हैं। अब एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई, इन जीवों के पास क्या प्रॉब्लम आ गई कि ये जीव जनन के लिए जब जल में जाया करते थे तो युग्मक काफी बड़ी संख्या बनाने पड़ते थे। युग्मक को जब बनाते थे एक बहुत बड़ी संख्या बनाते थे। क्यों, देखो सीधी सी बात है, इनको युग्मक जब ये अपने युग्मकों को जल में रिलीज किया करते थे, मतलब अपने युग्मकों को जल में छोड़ दिया करते थे, तो अब इधर से मेंढक ने युग्मक छोड़ दिए, नर मेंढक ने, उधर से मादा युग्मक ने भी छोड़ दिए गए, मादा मेंढक द्वारा भी मादा युग्मक छोड़ दिए गए। अब ये दोनों युग्मक एक दूसरे के पास जा रहे थे, जैसा जल बह रहा था उसी दिशा में जा रहे थे। तो प्रॉब्लम क्या आ गई, बीच में कोई शिकारी प्राणी मिल गया, इनका शत्रु मिल गया, उसने क्या किया कि उन्होंने देखा कि ये तो युग्मक है, तो वो उसका भोजन था, उसने उन युग्मकों को खा लिया। क्या किया, उन युग्मकों को खा लिया। अब काफी बड़ी संख्या में युग्मकों को नष्ट कर दिया गया। फिर क्या हुआ, आगे जाकर कहीं पर जल की धारा बदल दी गई, जैसे ये जल बह रहा था, जल की कुछ धारा इस तरह से इधर घूम गई, कुछ जल इधर घूम गया। अब काफी युग्मक जो थे उसमें से कुछ युग्मक इधर चले गए और कुछ युग्मक इधर चले गए, तो मतलब अधिक से अधिक संख्या तो अधिक थी, किंतु वो बट रही थी, कहीं तो उनको खा लिया जा रहा था, या फिर वो जल की दिशा के साथ इधर उधर घूम गई। अब उधर मादा युग्मक भी आए, वो भी इधर उधर घूम गए। मतलब कहने का मतलब उनके आगे एक क्वेश्चन था कि बहुत बड़ी संख्या में युग्मक उत्पन्न करो, अगर एकाध युग्मक होगा तो बात नहीं बनेगी, एकाध युग्मक होगा तो पता नहीं कौन खा जाएगा, दो चार होंगे पता नहीं कौन, तो काफी बड़ी संख्या में युग्मक बनाने पड़ते थे। फिर दूसरी प्रॉब्लम ये भी थी कि नर और मादा को एक समय पर ही युग्मकों को उत्पन्न करना पड़ता था। ऐसा नहीं कि चलो आज नर ने युग्मक उत्पन्न कर दिए, कल मादा करेगी, प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये भी जरूरी हो गया था। तो इसकी दृष्टि से काफी बड़ा मतलब इसमें एनर्जी लॉस हो रही थी, काफी ऊर्जा खर्च हो रही थी। तो प्रकृति ने क्या क्या किया, प्रकृति ने कहा कि इस ऊर्जा की हानि से बचने के लिए, युग्मकों को कम से कम बनाने के लिए हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे इतने बड़ी मात्रा में युग्मक बनाओगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो क्या हुआ कि जो जलीय प्राणी थे, अब देखना है इनको क्या क्या करना पड़ा। नंबर 1, युग्मक अधिक संख्या में बनाते थे। नंबर 2, युग्मकों को इनके शिकारी खा जाया करते थे। नंबर 3, युग्मक उत्पन्न करने के लिए दोनों नर और मादा को एक समय पर ही आना पड़ता था। इस तरह से कई इनको बातों का ध्यान रखना पड़ता था। और नंबर 4, इनको बड़ी संख्या में युग्मक बनाने के लिए काफी बड़ी ऊर्जा की रिक्वायरमेंट हुआ करती थी। इस तरह से कई क्वेश्चन के सामने आते चले गए। प्रकृति के सामने एक क्वेश्चनों का बड़ा संकट खड़ा हो गया कि यदि इस तरह से युग्मक बनाए गए तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, बड़ा असंभव है इस जीवन को चलाना। तो विकास हुआ। अब क्या हुआ आगे देखो, देखिए क्या विकास हुआ, क्या परिवर्तन आए। ये देखो, ये समस्याएं थी रोगांगी।
जो प्राणी बाह्य निषेचन किया करते थे, जो प्राणी बाह्य निषेचन करते थे, उनके सामने करने वाले प्राणियों को निम्नलिखित परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था। एक परिस्थिति थी कि युग्मक काफी बड़ी संख्या में बनाओ, यदि थोड़ी बहुत एक दो युग्मक बनाई तो पता नहीं कौन प्राणियों को खा जाए, संतानें कम बनेंगी तो संतानें खा ली जाएंगी, तो इसलिए युग्मक बड़ी संख्या में बनाओ जिससे अधिक से अधिक संतानें बने। दूसरा क्या था, युग्मक व संतानों को शिकारी प्राणी खा जाया करते थे। शिकारी प्राणी क्या करते थे, या तो युग्मक खा गए, और यदि यदा कदा युग्मक बच भी गए तो जो कुछ संतान हुआ करती थी, जो छोटे शिशु अवस्था में, लार्वा अवस्था में जो हुआ करती थी संतानें, है ना, जो लार्वा अवस्था हुआ करती, जो एक तरीके से प्रारंभिक समय हुआ करता था, उसी समय शिकारी खा लिया करते थे संतानों को। अगला समय क्या था, समस्या क्या थी, अगली समस्या ये थी कि वयस्क होने तक का समय काफी जोखिमपूर्ण था, है ना। मेढक जब तक वयस्क होगा तब तक उसको कई परिस्थितियों को गुजरना पड़ेगा, क्योंकि देखो जो जिनका जनन आंतरिक होता, मतलब जिसमें शिशु मां के अंदर रहता है, उसको जोखिम नहीं होता है क्योंकि वो मां के पास है। यहां पर माफी बाहर है, मादा के शरीर के बाहर है, तो जब तक वयस्क ना हो जाए तब तक खतरा ही खतरा था। तो ये परिस्थितियां थी। आगे देखो क्या है ना। चलो अब हम बात करते हैं आंतरिक निषेचन पर। चलिए आप देखो उसमें क्या लिखा है, स्थलीय जीवों में। स्थलीय जीवों में क्या है, यहाँ पे फंजाई हो गया, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी, टेरिडोफाइटा, अनावृत बीजी, आवृत बीजी पात्रों में युग्मक संलयन जीव के शरीर के भीतर संपन्न होता है। अब जब जीव के यानी मादा के शरीर के भीतर युग्मक मिल रहे हैं तो मतलब इसे आंतरिक निषेचन कहेंगे। क्या कहेंगे, आंतरिक निषेचन, यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते कि नहीं कहते, ठीक है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होने का, अब जब इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है मतलब युग्मक का संलयन मादा के शरीर के भीतर होता है, तब यहां पर मादा युग्मक स्थिर होता है और जबकि नर युग्मक गतिशील होता है। दूसरी बात एक ये होती है कि नर युग्मक की संख्या अधिक होती है किंतु मादा युग्मक की संख्या अपेक्षाकृत बहुत कम हो जाती है ना। अब एक कहोगे सर आपने इसमें कहीं भी आपने ब्रायोफाइटा का जिक्र नहीं किया। ब्रायोफाइटा, तो याद रखना ब्रायोफाइटा में जो निषेचन है वो बाह्य निषेचन है। कैसा है, बाह्य निषेचन है ना। ये आपको हिंदी एमसीईआरटी में थोड़ा गलत है, इसको सुधार लेना, ठीक है। ये बाह्य निषेचन है, ठीक है। शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।